Hello everyone, welcome to my UPSC. Now we are going to discuss a ongoing series of current affairs MCQs, most important MCQs from May 2020 to July 2021. We have already discussed part first, second and third of this series. Today we are going to discuss part 4th. You can check these part first to third in description. The link is there. You can check the link in the description. Let's begin. Part 4. Which of the following is are not recommended in the 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट? जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की है उसकी जो रिकमेंडेशन है उनमें ये जो स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सा 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया है? Grants to states are divided into panchayats and municipal bodies. Performance based grants and sector specific grants. Setting up of district disaster management fund. Setting up of state disaster management fund. इनमें से कौन सी जो रिकमेंडेशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट को नहीं की है? सो ये नहीं किया है. Grants to states are divided into panchayat and municipal boards. This one is in the recommendation of 15th फाइनेंस कमीशन. ये भी नहीं किया है. सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है. 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया है सेटिंग अप ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, नॉट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड. सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंड नहीं किया है. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following countries recently launched the world's first 6G satellite into space? World's first 6G satellite. 6G satellite by China. और ये कब लॉन्च किया है स्पेस में चाइना ने? ये लॉन्च किया है नवंबर 6, 2020. और ये 6G सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च क्यों किया है? बिकॉज दे वांट टू नो द फ्यूचर कम्युनिकेशन, ऑर्डर ऑफ द फ्यूचर कम्युनिकेशन. दे वांट टू टेस्ट न्यू स्पेक्ट्रम, new spectrum for future communication. That's why China launched the 6G satellite into space. Next question. Consider the following statements regarding national transit pass system.
नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। व्हाट इज दिस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम? ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इट इज एन ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम। ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम फॉर इंटर एंड इंट्रा स्टेट transportation of timber, bamboo and other forest products from private lands, government and private depot. This system will be used for issuance, monitoring and maintaining records of transit permits. ये जो सिस्टम है, इससे जो फॉरेस्ट के से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टिम्बर है, बम्बू है या अदर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो या उसी स्टेट में हो, ये जो सिस्टम है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम ये मॉनिटर करेगा। बिकॉज क्या होता है कि एक टिम्बर या बम्बू का जो है कंसाइनमेंट निकला है, सपोज दैट इसमें है जो 10 टन मटेरियल है, ये दूसरी जगह पहुंचता है जब तक या तो उसमें 8 टन मटेरियल बच रहता है या फिर 6 टन होता है, तो वो सब नहीं हो पाएगा इसमें। जैसा पहले टोल टैक्स पे नहीं होता था, किसी को बिना पर्ची के निकाल दिया, किसी से लिया किसी से नहीं लिया, अब नहीं होता है वो। सेम यही है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का स्मगलिंग भी रुकेगी इससे, जो इलीगल सेलिंग होती है, जो इलीगल एक स्टेट से दूसरे स्टेट या इंटर स्टेट इस तरीके का चल रहा है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो रुकेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चालू किया है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ एन ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम फॉर ओनली इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेज। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों के लिए है, इंटर और इंट्रा, तो ये गलत है। द सिस्टम इज करंटली अंडर पायलट टेस्टिंग इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, विच ये कह रहा है कि ये अभी टेस्टिंग में है, पायलट टेस्टिंग में है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया है, ये नेशन वाइड है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट वाइज नहीं है। और जो ये टेस्टिंग में है अभी, ये जो पायलट टेस्टिंग है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नहीं है, इसकी पायलट टेस्टिंग है एमपी एंड तेलंगाना में। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसके बारे में आप और थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर पढ़ना। Which of the following statements is not correct about RCEP agreement? मैंने आपको लास्ट पार्ट जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि ये RCEP एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें डिटेल से बताया है RCEP एग्रीमेंट। उसके लिए आप है जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, RCEP एग्रीमेंट क्या है वो एक बार ज़रूर जाके देखें। पार्ट 3 में है, इसी वीडियो सीरीज़ के जो एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर MCQs की, उसका जो पार्ट 3 है उसमें इससे रिलेटेड मिलेगा आपको डिटेल पूरी। इट इज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बिटवीन द 10 आसियान मेंबर्स। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट।
इट इज़ द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये गलत स्टेटमेंट, दिस वन इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। आरसीपी एग्रीमेंट है जो अभी वर्चुअली साइन हुआ है, और ये जो आरसीपी सीईपी है, जिनको नहीं पता है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन 10 आसियान मेंबर कंट्रीज प्लस 5 अदर मेंबर्स ऑफ देयर एफटीए। और ये 5 जो अदर मेंबर्स हैं वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। ये 5 अलग कंट्रीज हैं, और डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी। अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये फार्मर मूवमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, वो उनकी शुरुआत इसी पे ही हुई थी। उनको ये लग रहा था कि एपीएमसी है जो गवर्नमेंट बंद कर रही है, ख़त्म कर रही है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा लग रहा था उनको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, इसको देखते हैं। इट इज़ अ मार्केट कमेटी दैट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो ये जो कमेटी है जिसको बंद करने की बात चल रही थी, इसका मिनिस्ट्री ऑफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके अंडर में नहीं आता है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, एपीएमसी, इनको ऑपरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। दीज आर द मार्केट कमेटी विच ऑपरेट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती है। सो ये कहना कि गवर्नमेंट इन मंडियों को बंद कर रही है इन बिल्स के थ्रू, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो उस बिल में ऐसा नहीं है कि भाई इनको बंद किया जा रहा है। Second, the APMC was introduced to safeguard the farmers from exploitation by creditors and their intermediaries. The APMC was introduced to safeguard the farmers from exploitation by creditors and their intermediaries. The committee also ensures that the farm to retail price does not reach unreasonably elevated level and timely payment are made to farmers via the auction in the APMC markets। भाई इसमें क्या है कि जो आपको ऑक्शन का प्राइस है वही जो एक्चुअल फार्मर है उसको मिले। इसमें जो मीडिएटर हैं उनका रोल ख़त्म कर दिया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है। बाकी आप जो फार्म बिल पढ़ोगे उनको डिटेल में थोड़ा ओवरव्यू भी देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। सो दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ऐसा नहीं है, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता सकता हूँ। ये जो एपीएमसी है, बट एक्चुअली क्या है, ये फार्म बिल्स जो हैं, जो 3 फार्म बिल्स हैं, अब तो लॉ हो गए वो, और फिर अभी गवर्नमेंट ने उनको बिल बनाया, देन लॉ हो गए, फिर
जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको होल्ड कर रखा है, अभी वो लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको होल्ड किया था। इसके बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, कंट्रोवर्शियल चल रहा है तो ये ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा आप ही जाके पढ़े इसके बारे में। कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना, अपने काम की चीज़ों में पढ़ लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट एन ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन? देखिए, ये ISO के बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 15 है, ये कहीं 2018 है, 2020 है, इस तरीके से ये ISO स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो पहली सिटी कौन सी थी जिसको 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला? ये सिटी है भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा। This city became the first Indian city to get an ISO 9001:2015 certification for fecal sludge and septage management services। ये जो fecal sludge वगैरह हैं, इनको सेप्टेज मैनेज करने की जो सर्विसेज हैं, ये किया है जो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। It was the first civic body to implement this one, FSSM, fecal sludge and septage management regulation in the state। ये जो अमृत स्कीम है उसके अंडर में आता है। ये अमृत स्कीम है। अमृत स्कीम के बारे में सुना होगा आपने, प्राइम मिनिस्टर की स्वच्छ भारत अभियान और अमृत स्कीम इसी का ही पार्ट है, स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। ये जो सर्टिफिकेट मिला है या जो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे FSSM की, ये स्वच्छ भारत और अमृत के अंडर आता है। अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ना, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत स्कीम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है गोवा में। ये अभी गोवा में लॉन्च हुआ है। और ये किसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है? ये है जो EESL प्लस DNRE। दिस वन इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एंड दिस वन इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके प्रोजेक्ट है ये। और इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर कंजप्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड इज़ इन लाइन विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आप इसके बारे में पढ़ना, इसका हेडक्वार्टर शायद गुरुग्राम में है। इंडिया ने शुरू किया है ये, जो फ्रांस में हुआ था पेरिस कन्वेंशन, वहाँ पे उस टाइम पे उसी में कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये
गोवा में एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। तो आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2 मिनट लगेगी, पढ़ लेना। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट सनराइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सनराइज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is an question is asking correct one. It is an initiative launched by the Ministry of Ayush to tackle the rising HIV cases. So this one is incorrect. The project covers all the states and union territories. This one is also incorrect. First one, yes, Project Sunrise. Project Sunrise is associated with HIV to tackle the rising cases of HIV. But in the northern east states, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये जो इधर वाले 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके लिए है ये। सेकंड वन इज ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है, एंड ये आयुष मंत्रालय का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नहीं है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय दिस वन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का है प्रोजेक्ट सनराइज। और ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनको जो HIV के केसेस बढ़ रहे हैं या उनको मॉनिटर करने के लिए है। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गरिमा गृह। गरिमा गृह जैसे इज्जत घर, इस तरीके का गरिमा गृह। इट इज ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट वन। यस, इट इज ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए गरिमा गृह बनाए हैं। इट इज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। This is not associated with Ministry of Home Affairs. The एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पार्ट 2 में आया हुआ है। वहाँ जाके चेक करेंगे, आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेटेड किया है गरिमा गृह ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। और ये कब किया है? नवंबर 2020 में। और जिनको डेट चाहिए तो 20 नवंबर को किया है। इसको जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ब्रू ट्राइब बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रू ट्राइब इंडिया के किस पार्ट से रिलेटेड है? ब्रू रिएंग ट्राइब्स, इसका पूरा ये ऐसे है, ब्रू रिएंग ट्राइब्स।
These are the one of 21 scheduled tribes of the त्रिपुरा स्टेट इन इंडिया. ये जो 21 शेड्यूल्ड ट्राइब है त्रिपुरा स्टेट में, उनमें से एक ट्राइब है शेड्यूल्ड ट्राइब. दे आर सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा. सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा. They are recognized as the 75 primitive tribes in India. Rieng first comes from San state of Upper Burma or the Myanmar to the Chittagong near, okay, hill tags वगैरह में वहाँ पे. Another group entered Tripura through Assam, Mizoram during the 18th century, etc. So these tribes associated with northeast Indian states, especially Tripura. Next question. With reference to the desalination process, consider the following statements. Desalination, ये न्यूज़ में कैसे आया है डिसैलिनेशन प्रोसेस? क्योंकि ये तो एक देखा जाए तो ज्योग्राफी का या जियोलॉजिकल या इस तरीके का, साइंस का भी कह सकते हो आप इसको, वो है. तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है. बिकॉज द प्लांट्स विच टर्न साल्टी वाटर इनटू वाटर that is fit for consumption are called desalination plants. Two desalination plants are set up in Indian state of Tamil Nadu while they are underway in Gujarat, Andhra and Mumbai. इसलिए that's why it is in news, because two desalination plants are set up in India, Tamil Nadu, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मुंबई यहाँ पे अंडरवे है. ओके, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. द साल्ट रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर कैन चेंज द सैलिनिटी एंड लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर. दिस वन इज करेक्ट आंसर. डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात हो रही है. ये जो डिसैलिनेशन प्लांट्स में जो डिसैलिनेशन प्रोसेस होता है उसकी बात हो रही है. द डिस्चार्ज फ्रॉम द डिसैलिनेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्वाकल्चर टू इंक्रीज फिश बायोमास. बिल्कुल, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना. बाकी आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि इंडिया में डिसैलिनेशन के 2 प्लांट्स हैं अभी, और वो तमिलनाडु में है और बाकी अंडरवे है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ARIA formula, an informal arrangement of discussion, is related to. What is this ARIA formula? This formula is a informal मीटिंग. इनफॉर्मल मीटिंग किसकी? जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो मेंबर हैं उनकी इनफॉर्मल मीटिंग को, विच मस्ट बी कन्वेड बाय ए मेंबर ऑफ द यूएनएससी इन ऑर्डर फॉर द मीटिंग टू टेक प्लेस. जो इनफॉर्मल मीटिंग है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको ये बोला गया है द आरिया फॉर्मूला. इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आएगा आपके. आरिया फॉर्मूला इज, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विथ
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट वन, with reference to the national education policy 2020 consider the following statement। आपको एक बार इस पॉलिसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। वोकेशनल एजुकेशन शैल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10 विथ इंटर्नशिप्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बाय 2030 the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree। This one is correct answer। The new education policy emphasize on foundational literacy and numeracy। There will be no rigid separation between academic stream, extracurricular, vocational stream, etc। अब वो नहीं है कि आप 4 महीने पढ़ गए फिर गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, ये इस तरीके का नहीं है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में। और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम क्लास 6। जो वोकेशनल एजुकेशन है विल बी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप। सो सेकंड वन द करेक्ट आंसर। इसको आप डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, और नहीं तो कमेंट में बता देना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा इसकी पूरी डिटेल क्या है। विथ रेफरेंस टू EUI स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हाट इज दिस EUI स्कीम? EUI नाम से लग रहा है इट सीम्स फॉर यूथ और यूथ जनरेशन। ओके, EUI scheme is mandated to promote a culture of applied research and need oriented। अभी ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनमें क्या चल रहा है, यही चल रहा है। अप्लाइड फॉर व्हाट? नीड ओरिएंटेड। आज के टाइम की क्या ज़रूरत है वो रिसर्च करो, वही काम करो जो आज के टाइम की ज़रूरत है। जो 100 ईयर से चलता आया है वो आज उतना एफिशिएंट है या नहीं है, उतना यूज़फुल है या नहीं है, वो एक अलग बात है। बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही चल रहा है, कल्चर ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड नीड ओरिएंटेड, सोसाइटिकली और इंडस्ट्रियली। सॉरी। This EUI scheme provides funding support, टेक्निकल, बिजनेस मॉनिटरिंग, इसमें काफ़ी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगा। इट एम्स टू प्रमोट कल्चर ऑफ अप्लाइड रिसर्च। बिल्कुल, दिस वन इज करेक्ट वन। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नो, दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। So this one is incorrect। A is the right answer। With reference to Budapest Convention, consider the following statements। Budapest Convention on cyber crimes। अभी कुछ टाइम पहले ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें बढ़ गई है, यहाँ पे काफ़ी क्राइम सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रहा है आजकल। और इस साइबर क्राइम के जो वेज हैं,
100+ इसके मेथड्स हैं साइबर क्राइम के। सो ये काफ़ी चल रहा है अभी। विथ इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखो बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या है एक्चुअली। बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इज एन इंटरनेशनल ट्रेटी है, एक इंटरनेशनल ट्रेटी विच डील्स विथ इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉ। सो इम्प्रूविंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स एंड इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस। जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में या जो टेक्निक्स हैं उनमें एक दूसरे का कोऑपरेशन मिल सके। बट ये जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है, अभी इंडिया में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एंड ये इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, 1 जुलाई 2004। एंड इंटरेस्टिंग इज इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेटी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और डिटेल में आप इससे पढ़ना इसके बारे में ज़रूर। क्वेश्चन कर लेते हैं। इट इज़ नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रेटी ऑन साइबर क्राइम। इट इज़ बाइंडिंग। India recently became a party to this convention? No, India is not a party of this convention. Both the statements are incorrect. Consider the following statements. Hayabusa 2 is a lunar mission of Japan Aerospace Exploration Agency. Hayabusa is a Japanese spacecraft that is bringing back a lot of samples from Ryugu. The impactor hit the asteroid's surface and makes a small crater several meters in diameter, allowing fresh material to explode. After collecting samples, this Hayabusa 2 then headed home in November, releasing the capsule from an high altitude. Okay, so Hayabusa 2 is a lunar mission of Japan Aerospace Exploration Agency. This statement is incorrect because it is a Hayabusa 2 is a, what is this? It is a Japanese spacecraft. Japanese spacecraft. The mission was launched in December 2014. This mission was launched in November 2019. This mission has completed in November 2019 but launched in December 2014. This one is correct statement. So hope you guys like these MCQs. So please read, remember and revise. Read and revise. आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा आपको याद होना ज़रूरी है. If you like these MCQs, please share, subscribe and like. Thank you. All the best. Good luck.